गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आईआईटी के 8 सेशंस खत्म हो गए हैं, काफी रिलैक्स हो गए आप लोग, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपने आईआईटी के पेपर्स दिए होंगे। आप सब हमारे लिए रॉक स्टार हो और रॉकिंग पेपर करके आए होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। और हमारी टीम को भी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने पेपर बहुत अच्छा किया होगा। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा था कि हम लोग सॉल्यूशन वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, तो आज हम आपके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो ही लेकर आए हैं। ये सॉल्यूशन वीडियो 21 जनवरी 2026 के सेशन 1 का पार्ट 1 है। हम एक साथ सारे क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, हम हाफ हाफ करके क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि आपकी क्लैरिटी भी बढ़ती रहे। क्योंकि देखिए, आप लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया है, आप लोग उस चीज को समझ गए हैं, आपने अपने आंसर्स भी मिला लिए होंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने के आंसर्स वही आए होंगे जो अभी तक जिन रिस्पेक्टिव टीचर्स ने यूट्यूब पे पढ़ाया है, बताया है आप लोगों को, उनसे मैच कर रहे होंगे। आज हम लोग जो वीडियो लेकर आए हैं या वीडियो सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं, उसमें हम लोग थोड़ा सा अपने तरीके से इसमें ट्विस्ट करके आपको चीजें बताने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सवाल आ गए, इसका मतलब ये खत्म नहीं हो गए हैं, ये आगे के स्टेपिंग स्टोन्स हैं। हम इन सवालों का इस्तेमाल आगे की अपनी तैयारी के लिए कैसे कर सकते हैं, हमें ये भी देखना है। इस वीडियो के दो पर्पस हैं। एक तो आपको जो सॉल्यूशन आप पहले से देख चुके हैं उस सॉल्यूशन को रीअफर्म करना, और दूसरा इसमें कैसे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल हुआ है इसको समझना। क्योंकि यही चीज आगे जाकर हमें और मदद करेगी। बिकॉज आईआईटी इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द कॉन्सेप्ट्स एंड हाउ वेल यू विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सवाल, जो कि सेशन 1 21 जनवरी 2026 को आईआईटी मेंस में पूछा गया है। 21 जैन फर्स्ट सेशन में पूछा गया है। चलिए, ये सवाल सबको देखते मन लग गया होगा, इसका आंसर तो 4 है, सबको पता है। कैसे आया है वो भी हम समझ लेते हैं। तो थोड़ा सा हम इसके पहले बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस सवाल में हमको दे रखा गया है कोसेक 10 एंड सेक 10। देखिए, देखमान आईआईटी में हमें पहला ख्याल ये आता है कि ये तो थोड़े से ऑड एंगल्स हैं। ऑड एंगल्स का मतलब ये हो गया कि हम जनरली इन 10 की वैल्यू, साइन 10, कॉस 10, टैन 10, इन सब की वैल्यू नहीं निकालते। हम लोग के स्टैंडर्ड है 30 से 30 है, हमारा 45 है, हमारा 60 है, हमारा 90 है, 180 है, 270, इस तरीके की वैल्यूज हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं और याद रहती हैं। बट कोसेक 10 और सेक 10 इनकी वैल्यूज जनरली हम लोग नहीं निकालते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करें। देखिए, ज्यादातर लोग ये बताते हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हमारा काम हो जाता है। पर हमें ये देखना है कि रूट 3 की जो पोजिशनिंग है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जो रूट 3 है हमारा, यही हमारा लाइफ सेवर है। क्योंकि कोसेक 10 और सेक 10 तो हमारे लिए लाइफ सेवर नहीं है, ये तो लाइफ ड्रेनिंग की तरह काम कर रहे हैं हमारे लिए। रूट 3 कहाँ कहाँ आता है? जस्ट ट्राई टू इमेजिन। रूट 3 आता है tan 60 में, आ सकता है, आता है cos 30 में, आ सकता है, sin 60 में आता है। तो हम इसी तरीके से कुछ इसको लाने की कोशिश करते हैं कि हमारा सवाल कुछ साइन 30, साइन 60, कॉस 60, टैन के फॉर्म में आ जाए। सिंस यहाँ सेक और कोसेक दे रखा है, तो हमें पता है कि आंसर को हमें तक पहुंचने के लिए हमें साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए इस सवाल को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसको, जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका है उसमें हम लोग सिंपली इसको 1/sin 10 डिग्री माइनस √3 1/cos 10 डिग्री कह सकते हैं। और जैसा मैंने अपनी पुरानी सीरीज में भी कहा था, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट लेक्चर 2 में, कि ये एक पुराना क्वेश्चन है जो वैल्यूज बदल के हमारे पास आया है। जैसा कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि जो पुराने सवाल होते हैं वो ओल्ड इज गोल्ड होते हैं, कभी भी वो पुराने नहीं होते, उनका रिगर, उनका कॉन्सेप्ट वैसा ही रहता है। तो ये पुराना भी सवाल है, विंटेज सवाल है। इसको देखते हैं। देखिए, हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये क्यों किया है ये अभी हमको समझ में आता है। देखिए, हमारे पास यहाँ साइन 10 दे रखा है, यहाँ √3 दे रखा है, यहाँ 1/cos 10 दे रखा है। अब देखिए, मैं ये न्यूमरेटर वाला 2 यहीं रहने देता हूँ, इसको 1/2 लिख देता हूँ, इसको 1/sin 10 कर देता हूँ, इसको √3/2 कर देता हूँ, इसको 1/cos 10 कर देता हूँ। देखिए, यहाँ पे √3 और ये दे रखा है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ आता है, अगर ध्यान से देखिए तो ये आता है sin 30, ये sin 10 हो गया। ये आपके क्या हो जाएगा, ये cos 30 की वैल्यू होती है, और ये हो गया cos 10। देखिए, यहाँ पे हम चाहते तो इसको साइन के फॉर्म में लिख सकते थे, sin 60 लिख सकते थे या sin 30 लिख सकते थे, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर
चलिए यहां तक आ गया। हम क्या करते हैं, हम इसमें हम न्यूमरेटर ले लें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एलसीएम उसके साथ सॉल्व। यहां तक आप लोगों ने मुझे फॉलो किया। अब देखते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं। ये 2 यहीं पर आ गया, ये हो गया sin 30 cos 10 माइनस sin 10 cos 30 अपॉन cos 10 sin 10। अब देखिए हमें पता है कि sin a प्लस माइनस बी क्या होता है, ये होता है sin a cos b प्लस माइनस cos a sin b। तो ये क्या दे रखा है, ये sin 30 यानी a की वैल्यू 30 हो गई, b की वैल्यू 10 हो गई। सिमिलरली यहाँ पर cos 30 आ गया यानी cos a आ गया, यहाँ sin b आ गया। तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा sin ऑफ a माइनस दे रखा है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 हो जाएगा ये, और नीचे आ जाएगा हमारा sin 10 cos 10। ये मुझको दे देगा यहाँ पर 2 sin 20 अपॉन sin 10 cos 10। अब देखिए ऊपर 20 आ गया, नीचे 10 आ रहा है, तो भी ये ऑड एंगल से भी दिख रहा है। इसकी वैल्यू हम जल्दी कैलकुलेट नहीं करते, पर हमारे पास साइन का एक और फॉर्मूला है, sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इंटू cos a। अगर गौर से देखा जाए तो sin 20 की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी 2 टाइम्स sin ऑफ 10 डिग्री cos ऑफ 10 डिग्री। तो अगर मैं फिर से ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, sin 20 sin 10 cos 10। इसको अगर देखा जाए तो 4 हो गया, यहां पर हो गया sin 20 अपॉन 2 sin 10 cos 10, this will give me 4 sin 20 upon sin 20 which will give me 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने पहले भी देखा था कि कैसे ये आंसर आ रहा है हमारी ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट सीरीज पार्ट 2 में। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको हम आगे भी और इंट्रोड्यूस करेंगे आपके लिए। इसके इस कॉन्सेप्ट को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं आगे, ये हम लेकर बिल्कुल आएंगे आपके लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना अगला सवाल। ये सवाल एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है, एक 2x2 की मैट्रिक्स दे रखी है जिसको ए और बी हम लोग कह रहे हैं। ये सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i एंड बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस i रेस्पेक्टिवली। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है। आंसर हमें सामने दे रखा है, ज्यादातर लोगों को पहले से पता है कि इसका आंसर 11 आएगा। अब देखते हैं हम लोग कैसे वहां तक पहुंचते हैं। मैं एक चीज पहले आप लोग को कॉन्सेप्ट के लिए छोटा सा हम लोग डेरिवेशन करके देखते हैं। देखिए हम लोग एक 2x2 की मैट्रिक्स लेते हैं। लेट अस टेक x as a b c d which is a 2x2 मैट्रिक्स। इसमें ट्रेस ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस डी, और डिटर्मिनेंट ऑफ x क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको क्यों लिया है वो भी हम देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि एक थ्योरम होता है जिसको हम लोग कहते हैं केले हैमिल्टन थ्योरम। सबको पता है ये थ्योरम क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its characteristic equation, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। अब वो आता कैसे है, वो होता है a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के एक चीज डिराइव करते हैं। ये आप लोग को ज्यादातर पता है, बस मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको आपको और बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं। हमारे पास है x, लेट अस कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ x। ये हो जाएगा x माइनस लैम्डा आई इज के डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर पुट किया। x की वैल्यू है हमारी ए बी सी डी, यहां पर आ गया लैम्डा 1001, दिस विल गिव मी 0। ये मुझको दे देगा a माइनस लैम्डा बी सी डी माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट, इसको मैंने लिख दिया। दिस इंप्लाइज a माइनस लैम्डा डी माइनस लैम्डा माइनस
BC is equal to 0. This implies ED minus A lambda minus lambda D plus lambda square minus BC is equal to 0. This implies lambda square minus कॉमन ले लिया तो A plus D lambda plus AD minus BC. हम गौर से देखें तो क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर माइनस ये क्या चीज है, ये है ट्रेस ऑफ एक्स लैम्डा, और थोड़ा सा इसको मैं, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. अब देखिए बाय केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होगा, केले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा ये एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस डी एक्स प्लस ए डी माइनस बी सी आई इक्वल टू 0 होगा. इसको और कैसे लिखा जा सकता है, ये क्या चीज थी, ये था हमारा ट्रेस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स इंटू आई. तो ये हमारे पास है. अगर हमारे पास 2x2 की एक मैट्रिक्स है, मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने 2x2 की मैट्रिक्स ली थी, अगर ये हमारे पास चीज है तो हमें पता लग जाता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है 2x2 में, उसका जो x की जो पावर 1 है उसके साथ जो टर्म होगा वो माइनस साइन के साथ ट्रेस होगा, और यहाँ पर आएगा डिटर्मिनेंट. तो हमारे पास ये जो दे रखा है 2x2 का मैट्रिक्स जो है, इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किस पावर का होगा, सेकंड पावर का होगा. तो ये हमको दे रखा गया है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए. इसी तरीके से ये हमारा बी का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगा. अब इसको सॉल्व करते हैं. देखिए यहां पर हमारे पास ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ ए हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस 2. डिटर्मिनेंट की वैल्यू बाद में निकालते हैं, देखते हैं. अब देखिए यहां पर हमारा इक्वेशन दे रखा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इज इक्वल टू 0. हमें पता है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, तो इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, ट्रेस ऑफ a इंटू ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई से. तो हमें मिल जाएगा ट्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 4, जो कि हमारे पास अल्फा प्लस 2 पहले से दे रखा है, ये 4 हो गया, अल्फा की वैल्यू हमारे 2 आ गई. तो हमारी डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स ए क्या आ गई, मैट्रिक्स ए आ जाती है 2 2 1 2. ये हमारी इधर आ गई. देखिए अब हमारे पास क्या दे रखा है, हमें b की वैल्यू दे रखी है, तो बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई इज इक्वल टू 0. इसको कंपेयर करेंगे बी स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ b इंटू बी प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई से. तो ये मुझको दे देगा ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b हो जाएगा मेरा 1. तो यहां पर हमें पता है कि ट्रेस ऑलरेडी हमको दे रखा गया है 2 के बराबर, ट्रेस हमारे पास ये दे रखा है 2 के बराबर, पर हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इंटू 1 1 देगा, b इंटू बीटा इंटू 1 मुझे बीटा दे देगा, जो कि डिटर्मिनेंट सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगी 1 माइनस बीटा. तो हमें यहां से मिल जाता है इससे 1 माइनस बीटा इज इक्वल टू 1. दिस इंप्लाइज बीटा इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास बी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, बी की वैल्यू आ गई, बीटा की वैल्यू आ गई 0. ये दे देगा मुझे 1 1 0 1. तो हमारे पास ये दोनों आ गई. देखिए अब हमसे पूछा गया है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू. अब देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पर, ए क्यूब बी क्यूब है, एडजॉइंट है, उसका डिटर्मिनेंट है, तो तीन चीजें हैं. तो हम इंटरवल जो सबसे अंदर दे रखा है उससे हम शुरू करते हैं, ए क्यूब बी क्यूब से. देखिए हमारे पास दो ऑप्शन है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फाइंड करने के हमारे पास दो ऑप्शन है. पहला हो जाएगा आप ए क्यूब को निकालिए ए के फॉर्म में, बी क्यूब को निकालिए बी के फॉर्म में, देन इनको माइनस कीजिए. उसके बाद हमें क्या कहते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब मिलेगा, उसका एडजॉइंट निकालिए, उसका डिटर्मिनेंट निकालिए. तो ये तरीका बहुत ही लेंदी हो जाएगा, एग्जामिनेशन के प्रेशर में हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, और इतना प्रेशर उस समय रहता है कि स्टेबल माइंड से अगर ये करने जाएंगे तो भी गलती होने के चांसेस है. तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें जो चीज दे रखी गई है उसका इस्तेमाल करना है. हमें दे रखा गया है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 2i इज इक्वल टू 0, यानी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a माइनस 2i. क्यूब लाना है तो मैं इसको सिंपली दोनों तरफ
ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 4a² माइनस 2ai। 4a² की वैल्यू क्या है? 4a माइनस 2i minus 2a, this will give me 16a minus 8i minus 2a, 14a minus 8i। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू क्या आई थी? a की वैल्यू हमने देखी थी 2212 आई थी, तो यहां पे 2212 minus 81001, this will give me 28 28 14 28 minus 8008, this will give me 20 28 14 20। सिमिलरली हमारे पास अगर हम यहीं पर थोड़ा सा अगर देखें तो हमारे पास बी स्क्वायर क्या दे रखा है? बी स्क्वायर हमें दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 2b प्लस आई इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला पार्ट हो गया, ये हम दूसरा पार्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b माइनस आई के बराबर हो जाएगा। इसको b से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मुझको दे देगा b क्यूब इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस b इंटू आई। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2b माइनस आई माइनस b के बराबर 4b minus 2i minus b, this will give me 3b minus 2i। What is the value of b? b की वैल्यू हमने पीछे देखी थी, ये है 1101। इसको रख के देख लेते हैं, ये मुझको दे देगा 1101 माइनस 2 टाइम्स 01001 i की वैल्यू हो जाएगी, ये मुझको दे देगा 3 माइनस 2, यहाँ पे दे देगा 3 माइनस 0, यहाँ पे दे देगा मुझको सिंपली 0 और यहाँ दे देगा 3 माइनस 2। दिस विल गिव मी 1301। ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू। ठीक, अब देखिए हमारे पास आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब? a क्यूब की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 20 28 14 20। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ रही 1301। अगर हम इसको माइनस कर लेते तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट तो हमको ये दे देगा 19, ये मुझको दे देगा 25, ये मुझको दे देगा 14, ये मुझको दे देगा 19। अब देखिए हमारे पास ये आ गया, अब हमें इसका एडजॉइंट भी निकालना है, उसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो उससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं। देखिए एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती है? इफ ए इज अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट a टू द पावर n माइनस 1। इन आवर केस n is equal to 2, therefore adjoint of a will be equal to determinant of a to the power 2 minus 1, which is equal to determinant of a। यानी adjoint of a cube minus b cube, which is a 2 cross 2 matrix, will be nothing but determinant of a cube minus b cube to the power 2 minus 1, which is nothing but a cube minus b cube का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास आ गया। तो हमारा इससे क्या पता चल गया? हमें यहाँ से कुछ नहीं करना है, हमें सिंपली a क्यूब माइनस b क्यूब का डिटर्मिनेंट निकालना है, जो कि हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा 19 इंटू 19 माइनस 25 इंटू 14, ये दे देगा मुझे 361, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दे देगा आपको 350। दिस विल गिव मी आंसर है 611। तो हमारा आंसर 11 ही, आप लोगों ने पहले ही इसको सॉल्व करके देख लिया होगा, तो आप लोगों को पता है कि क्या वैल्यू होगी। देखिए यहाँ पर इस सवाल को आईआईटी ने जो पूछा है उसके पीछे पूछने का मकसद क्या है? देखिए वो आपकी कैलकुलेशन पार्ट्स को नहीं देखना चाहता है, वही देखना चाहता है कि प्रेशर में आप कैसे इसको रेस्पॉन्ड करते हैं। यहाँ पर जो एक दिक्कत वाला पॉइंट है जो ट्रैप हो सकता है वो ये है कि आप यहाँ पर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को देखो, यहाँ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को देखो और ए क्यूब माइनस बी क्यूब को निकालने के लिए चले जाओ, क्योंकि भाई बड़ी मैट्रिक्स नहीं है, छोटी मैट्रिक्स है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करके 3 बार उसको मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस करके एडजॉइंट निकाल के उसका डिटरमिनेंट निकाल लें। नहीं, ये चीज नहीं है, आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेक किए जा रहे हैं। पहली बात तो आपका यहाँ पर पहला जो कॉन्सेप्ट चेक हुआ वो चेक हुआ केले हैमिल्टन थ्योरम को आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये आईआईटी ने पहली चीज चेक की। उसके बाद ये चेक किया कि जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है
उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, ये आईटी ने बेसिक लेवल पर जाकर पूछा। तीसरी चीज जो आईटी ने पूछी वो ये देखा कि क्या ईक्यू आप कैसे निकाल रहे हो। ठीक है, वो चेक नहीं कर रहा है, बस वो ये देखना चाहता है कि आप इस सवाल को कितनी देर में सॉल्व कर रहे हैं। आसानी से सॉल्व कर सकते हो तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। जब आपने ये निकाल लिया तो फिर उसके चौथी चीज जो उसने चेक की वो ये कि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होती है, ये होती है ये। तो ये चार कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर आईआईटी ने चेक किए। तो देखने में ये सवाल बहुत आसान लग रहा है क्योंकि 2+2 का है, बट इसके पीछे का जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तीन चार कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आईआईटी ने आपसे ये पूछा है। तो चलिए, आई होप ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी और भी जो रिस्पेक्टेड टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया हुआ है, वहां से भी आपको क्लैरिटी हो गई होगी, यहाँ से भी क्लैरिटी हो गई होगी। इसका आंसर 11 आ रहा है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 to π/2 mod of sin x plus sin 2x plus sin 3x dx की वैल्यू क्या होगी। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, सबको पता होगा इसका आंसर 7/3 आ रहा है। अब कैसे किया ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर इस सवाल में जो ब्यूटी है वो देखिए, आईआईटी ने क्या किया, आईआईटी ने यहाँ पर तीन चीजें क्लब की जो मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर, या हमारी टीम को बहुत अच्छी लगी। एक तो उसने इंटीग्रेशन पिक किया, दैट टू डेफिनेट। डेफिनेट से हमें यह पता लग गया कि हमें किस हिस्से में काम करना है, कितने हिस्से में काम करना है। उसके बाद उसने यहाँ पर मॉडुलस लिया। मॉडुलस अगर हमने लिया है तो हमें पता होना चाहिए कि हम मॉडुलस के साथ कहाँ काम कर रहे हैं, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जहां पर अगर हमें ये नहीं पता होगा कि वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं तो हम उसकी एक्चुअल वैल्यू डिटरमाइन कभी नहीं कर पाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पर मॉड एक्स दे रखा है, तो इसकी वैल्यू आती है एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू आती है -s व्हेन एक्स इज लेस देन 0। तो हमें पता होना चाहिए कि मॉडुलस फंक्शन में कि इनपुट कहाँ से आ रहा है। तो इनपुट के लिए ये जो दो वैल्यूज दे रखी हैं ये हमारा इनपुट हो गया। और तीसरी चीज इसने कंबाइन की, ट्रिग्नोमेट्री। ये इस सवाल की ब्यूटी है कि आईआईटी ने एक ही सवाल में, जो कि बहुत सिंपल सा दिखने वाला सवाल है, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, मॉडुलस या एब्सोल्यूट फंक्शन और इंटीग्रेशन डेफिनेट को क्लब करके आपसे पूछा है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारे पास, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम शुरुआत करेंगे अपने मॉडुलस से। देखिए, मॉडुलस के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस पूरे टर्म का बिहेवियर क्या होगा 0 to π/2 के बीच में। इन दोनों वैल्यूज के बीच में 0 to π/2 के बीच में जब फंक्शन मूव करेगा तो sin x plus sin 2x plus sin 3x का बिहेवियर क्या होगा। देखिए, ऐसे तो हम डायरेक्टली नहीं बता सकते कि क्या होगा, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम पता करने की कोशिश करेंगे कि 0 से जब π/2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ये जो फंक्शन हमारा आ रहा है ये ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। अगर हमें ये मिल जाता है, जैसे अगर मान लीजिए पूरी वैल्यू हमको पॉजिटिव मिल गई तो हम मॉडुलस हटा देंगे, वो रिडंडेंट हो जाएगा। अगर निगेटिव है, लेस देन 0 आ रही तो माइनस साइन लगा देंगे, इक्वल टू 0 आ रही तो आंसर 0 आ गया, पर 0 नहीं आ रहा तो इसलिए ये 0 नहीं होगा। अब हम इसके साइन को देखते हैं। चलिए, हमारे पास यहाँ दे रखा है, हम पहले आते हैं जो इंटरनल पार्ट दे रखा है इसका, साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। देखिए, अब हमें इसको कंबाइन करना है। हम इसको अगर ले लें, क्यों ले लें वो भी एक मिनट में क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमें पता है साइन में एक साइन और कॉस में जब ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं ना तो उसमें एक फॉर्मूला आता है, साइन ए प्लस साइन बी। याद है क्या होता है ये, 2 टाइम्स साइन ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2। ये फॉर्मूला याद है ना। देखिए, अब मैं ए को रखने जा रहा हूँ x और b को रखने जा रहा हूँ 3x। उससे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x 2x से देगा। अब समझ में आया कि मैं क्यों इन दोनों को ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 2x आ जाएगा, मैं 2x यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं इसमें। लेट अस टेक sin x एंड sin 3x। ये दे मुझे जो फॉर्मूला पीछे लिखा उसके हिसाब से क्या दे देगा, ये sin x plus sin 3x will give me 2 sin of x plus 3x by 2 cos
x minus 3x by 2. This will give me 2 times sin of 4x दे देगा, नीचे 2 है तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर cos of minus x देगा और हमें पता है cos of minus x होता है cos x के बराबर, तो ये मुझको दे देगा 2 sin of 2x cos of x। तो यानी sin x plus sin 2x plus sin 3x reduces to 2 sin 2x into cos x plus sin 2x। अब मैं इसमें से sin 2x अगर कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा 2 टाइम्स cos x plus 1। तो देखिए हमने जो प्लस साइन था उसको हमने रिड्यूस करके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लेते हैं, जहां पर अब हमको दो टर्म्स मिल गए जो कि आपस में मल्टीप्लाइड है। तो अब हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ साइन 2x। देखिए x हमारा कहाँ लाई कर रहा है, 0 टू पाई बाई 2। दिस इंप्लाइज 2x कहाँ लाई करेगा, 0 टू पाई के बीच में। और हमें पता है कि 0 टू पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या होती है, ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, यानी नॉन नेगेटिव होती है ये। यानी ये जो पार्ट हमारा आ रहा है ये हमारा हो गया नॉन नेगेटिव। अब हम इसको देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ये हो जाएगा बिहेवियर ऑफ 2 cos x plus 1 इन 0 टू पाई बाई 2। देखिए x हमारा कहाँ लाई कर रहा है, x हमारा लाई कर रहा है 0 टू पाई बाई 2 के बीच में। ये क्लोज साइन हो जाएगा, यहाँ पर दोनों वैल्यूज इस पे इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी मैंने वैल्यूज दोनों इंक्लूड की हैं। इसके हिसाब से cos की जो वैल्यू है cos x रेंजेस फ्रॉम 0 टू 1, ये हमें क्लियर है, कुछ ऐसे बनेगी इसकी वैल्यू। अब देखिए तो 2 cos x कहां से कहां तक लाई करेगा, रेंजेस फ्रॉम, दिस इंप्लाइज रेंजेस फ्रॉम 0 to 2, this implies 2 cos x plus 1 ranges from 1 to 3। ये 2 जो है TO है, TWO नहीं है, 1 से 3 के बीच में ये वैरी करेगा। यानी जो हमारी ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 आ गई। तो ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी वैल्यू थी ये भी ग्रेटर देन 0 आ गई। ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा मॉडुलस फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर रेंज, इस पर्टिकुलर जो हमें सेट दे रखा है 0 टू पाई बाई 2 के बीच में, ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको बहुत आसानी से हटा सकते हैं। ये इसलिए हटा पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x की जो वैल्यू है वो इस 0 टू पाई बाई 2 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसलिए एब्सोल्यूट फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन या मॉडुलस फंक्शन रिडंडेंट हो जाता है, हम इसको हटा देते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x इंटू डी एक्स। हमें पता है कि अब इसे कैसे करना है, ये बहुत आसान सवाल हो गया। अब चलिए पर तब भी इसको सॉल्व एक बार कर लेते हैं, आंसर तक तो पहुंचना ही है। 0 टू पाई बाई 2 साइन 3x dx, ये मुझको दे देगा माइनस कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कॉस ऑफ 2 कॉस ऑफ 2x 0 टू पाई बाई 2 माइनस 1 बाई 3 कॉस 3x 0 टू पाई बाई 2, ये मुझको दे देगा माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं तो कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, माइनस हमने बाहर ले लिया, कॉस, देखिए ये 2 पाई जब रखेंगे यहाँ पर तो ये कॉस पाई मुझे दे देगा और ये मुझको कॉस 0 ही देगा, माइनस 1 बाई 3, ये मुझको दे देगा कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 माइनस कॉस 0। अगर हम गौर से देखें तो कॉस 90 की वैल्यू क्या आती है 0, कॉस 0 की वैल्यू आती है 1, पहले ब्रैकेट से हमको ये मिला माइनस हाफ। कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू अगर गौर से देखें तो ये हो जाती है माइनस 1, कॉस 0 माइनस 1, माइनस 1 बाई 3 कॉस 3 पाई बाई 2, कॉस 3 पाई बाई 2 यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो इस जगह पे 3 पाई बाई 2 आता है, तो ये 0 हो जाएगा, 0 माइनस 1, तो ये मुझको दे देगा 1
ये 2 दे देगा और 2 से डिवाइड होने के बाद ये मुझको फिर 1 दे देगा और ये मुझको दे देगा प्लस 1/3। तो दिस इज 2 प्लस 1/3, 6 प्लस 1/3 विच इज 7/3। तो ये ज्यादातर आप लोग जानते हैं कि ये आंसर आया है। मतलब ये लेक्चर में फायदा ये है कि आपको पहले से पता है कि आंसर क्या है, हम उस चीज को रीअफर्म कर रहे हैं और एक नए तरीके से आपको बताने की कोशिश कर। तो ये एक बहुत ही प्यारा सवाल था आईआईटी का, जो आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है ट्रिग्नोमेट्री में कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला चीज क्लिक करती है कि नहीं। ये क्लिक क्यों करेगी और कैसे करेगी? क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है। मॉडुलस है, मॉडुलस की बेसिक चीज हम जानते हैं कि अगर किसी गिवन रेंज में या किसी गिवन सेट में जहां पर हम काम कर रहे हैं, अगर उसमें सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जा रही हैं तो हमें मॉडुलस हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करके हमने इसको इंटीग्रेट किया और हमारा आंसर ही आ गया। तो इस पूरी चीज में जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वो था हमारा इसके बिहेवियर को देखना, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करके, और उस बिहेवियर से हमने इसको इंटीग्रेशन की तरफ लेकर चले गए। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सवाल था। हम लोग एक चीज हमारी टीम ने एक सीरीज इस पर रखी है जो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। अभी हम लोग जब पार्ट वाइज सॉल्यूशन लेकर आते हैं, उसके बाद एक बहुत ही खूबसूरत स्पिन ऑफ सीरीज आएगी। इसमें आप लोगों के लिए एकदम नए तरीके से इन्हीं सवालों को हम लेकर आएंगे। एक नया पर्सपेक्टिव होगा, एक नया विजुअलाइजेशन का तरीका होगा, नई एप्लीकेशंस होंगी, नए तरीके से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए अभी हम लोग अपने बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमारा चौथा सवाल है। देखिए चौथे सवाल में हमको दे रखा है इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स प्लस, ये फर्स्ट डिग्री का एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, y0 की वैल्यू 1 दे रखी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1। ये हमको निकालने के लिए दे रखा है। ये उतना कठिन सवाल नहीं है, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग सकता है पर वो भी हम उसको नहीं मानेंगे। आईटी ने इस बार बहुत अच्छे से सवाल पूछे हैं, सेशन 1 तो हमारा बहुत अच्छा गया था। तो चलिए दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखिए ये दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 1 माइनस tan इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा और मैं यहाँ पर tan इनवर्स एक्स पहले लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है डी वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx लिख दिया। अब देखिए हमें पता है कि ये tan इनवर्स x को जब हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है tan इनवर्स x, और यहाँ पर tan इनवर्स x पहले से दे रखा है और ये दे रखा है। तो इसमें अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स तो हमें क्या मिल जाएगा, इधर y मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा हमें tan इनवर्स x स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर में 2 माइनस tan इनवर्स x प्लस c। इसलिए आएगा क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो हमें ये नहीं पता कि कौन सा कांस्टेंट आ सकता है। हमें एक वैल्यू दे रखी है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, यानी जब हम 0 रखेंगे तो हमें वैल्यू 1 आनी चाहिए। तो जब ये रखा तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स 0 प्लस c, 1 is equal to 0 minus 0 plus c, this implies c is equal to 1. Therefore, our equation becomes tan inverse x का square upon 2 minus tan inverse x plus 1। अब हमसे क्या पूछा गया है, 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम tan इनवर्स 1 रखते हैं, इसका स्क्वायर लिया, डिवाइडेड बाय 2 किया, माइनस tan इनवर्स 1 रखा प्लस 1 रखा, तो ये मुझको क्या दे देगा, tan यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1। दिस विल गिव मी पाई स्क्वायर बाई 16 इंटू 2 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 32 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1। तो क्या ये हमारे किसी ऑप्शन में दे रखा है, एक बार देख लेते हैं। पाई स्क्वायर बाई 32 माइनस पाई बाई 4 प्लस 1, हमारा आंसर आ गया बी। तो ये सवाल भी आप लोगों ने देखा हुआ था, ये सवाल उतना कठिन नहीं है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन की।
बस देखिए, मेन चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो ये सवाल उतना कठिन नहीं है। इनफैक्ट कोई भी सवाल उतना कठिन नहीं होता है अगर आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सुनो, आपको पता है इसका आंसर क्या आना है, पर फिर भी एक बार हम उसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, प्यारा सा सवाल है। आईआईटी ने इससे बेहतर सवाल पूछे हैं। ये उन्होंने थोड़ा सा टेम्पो सेट करने के लिए दिया है कि इसमें देखते हैं बच्चे क्या करते हैं, ठीक है। कुछ जगह पे आपको यहाँ पर मॉड के बजाय सिंपल स्क्वायर, सिंपल ब्रैकेट के साथ स्क्वायर मिल जाएगा, तो उसका मतलब वही होगा। यहाँ पर करना क्या है, लेट x माइनस वन इज इक्वल टू वाई ले लेते हैं, x माइनस वन का मॉड। लेट मॉड ऑफ x माइनस वन इज इक्वल टू वाई, तो हमारा इक्वेशन बदल जाएगा वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स में वाई स्क्वायर माइनस थ्री वाई माइनस टू वाई प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। वाई माइनस थ्री माइनस टू वाई माइनस थ्री ले लिया यहाँ पर, वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू टू या थ्री। अगर y 2 के बराबर है तो डेट इज x माइनस वाई, x माइनस वन का मॉड इज इक्वल टू टू, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू टू और माइनस टू, यानी x इज इक्वल टू थ्री और माइनस वन। अगर y हमारा थ्री के बराबर है, दिस इम्प्लाइज x माइनस वन इज का मॉड इज इक्वल टू थ्री, यानी x माइनस वन इज इक्वल टू थ्री और माइनस थ्री, यानी x इज इक्वल टू फोर या माइनस टू। हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आ गई, हमारे पास जो रूट्स आ गए वो आ गए थ्री कॉमा माइनस वन कॉमा फोर कॉमा माइनस टू। इनका सम क्या होगा, इनका सम हो जाएगा थ्री माइनस वन टू माइनस टू will leave me with 4। तो दिस इज द आंसर दैट वी आर लुकिंग फॉर। और ये बहुत ही सिंपल सवाल था। ये वो सवाल है आईआईटी के जो आपको आगे जो कठिन सवाल आने वाले होते हैं उसमें आपको मदद करते हैं समय गेन करने में, क्योंकि कुछ सवाल अभी हम देखेंगे आगे वो लेंथी आए थे, तो उस लेंथ को कंपनसेट करने के लिए हम इस तरीके के सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका समय थोड़ा बच सकता है। चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। इस बार आईआईटी ने रिफ्लेक्सिविटी और सिमेट्रिसिटी से सवाल पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस सवाल को थोड़ा सा इन डेप्थ में करते हैं। आपको पता है इसका आंसर पहले से 64 होगा, पर फिर भी हम लोग उसको एक बार इन डेप्थ समझते। देखिए हमें दे रखा है एक रिफ्लेक्सिव फंक्शन और दूसरा दे रखा है सिमेट्रिक सेट, यानी कि एक सेट एस है जिसमें चार एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। तो एस से एस में कितने रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक रिलेशंस बन सकते हैं, यानी वो फंक्शन वो रिलेशंस जो सिमेट्रिक भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो एक साथ, इस तरीके के कितने रिलेशंस बन सकते हैं। अब हम पहले देखते हैं, हमें इसका मतलब क्लियर ना कि रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि वेयर every element is related to itself, यानी x is related to x। अगर गौर से देखा जाए तो इस वाले केस में कितने रिलेशन इस तरीके के बनेंगे जो आपस में रिलेटेड है। A is related to A, B is related to B, C is related to C, D is related to D। तो जो हमारा बनेगा यानी A कॉमा A एक रिलेशन बनेगा, B कॉमा B एक रिलेशन बनेगा, C कॉमा C एक रिलेशन बनेगा, D कॉमा D एक रिलेशन बनेगा। तो इस तरीके के चार रिलेशन हमारे पास आ गए जो रिफ्लेक्सिव होंगे इस सेट पे। अब हम देखते हैं सिमेट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। सिमेट्रिसिटी का मतलब होता है कि when x comma y is present, then y comma x is also present, यानी x is related to y implies y is related to x, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है कि कैसे इसको अब आगे बढ़े। चलिए इसके लिए मैं काम ये करता हूँ, इसको मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ, उससे हम लोग के लिए थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी ये कैसे करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक मिनट आप लोग का टाइम लूंगा इसमें। यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ C हो गया, यहाँ D हो गया, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A कॉमा A, A कॉमा B, A कॉमा C, A कॉमा D, B कॉमा A, B कॉमा B, B कॉमा C, B कॉमा D, C कॉमा A,
सी कॉमा बी, सी कॉमा सी, सी कॉमा डी, डी कॉमा, ये मुझको दे देगा डी कॉमा ए, डी कॉमा बी, डी कॉमा सी, डी कॉमा डी। अब देखिए, अब अगर हम गौर से देखें तो इसमें ए कॉमा ए रिफ्लेक्सिव, बी कॉमा बी रिफ्लेक्सिव, सी कॉमा सी रिफ्लेक्सिव, डी कॉमा डी रिफ्लेक्सिव। तो हम इसको 1 मिनट के लिए हटा देते। अब हमारे पास क्या बचता है? ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिविटी ये 4 हमारे पहले से काउंट हो गए हैं। अब हम देखते हैं बचा क्या हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास जो चीजें बच रही हैं वो हम उसको अलग से लिख लेते हैं। हमारे पास बच रहा है ए कॉमा बी, पेयरिंग में क्या आएगा? अगर वो सिमेट्रिक हो जाता है तो वो हो जाएगा बी कॉमा ए, यानी ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। फिर अगला आएगा ए कॉमा सी, इसकी पेयरिंग में क्या आएगा? सी कॉमा ए, ए कॉमा डी, इसकी पेयरिंग में क्या आएगा? डी कॉमा ए। ठीक है, तो हमने ए कॉमा सी, सी कॉमा डी कॉमा इसको भी ले लिया। अब हम देखते हैं बी कॉमा सी, सी कॉमा बी आ जाएगा। फिर उसके बाद बी कॉमा डी, इसकी पेयरिंग में आ जाएगा डी कॉमा बी, और उसके बाद बचेगा सी कॉमा डी, डी कॉमा सी। यानी ये हमारे पास 6 पेयर बने। ठीक है, 6 डिस्टिंक्ट पेयर बने। देखिए, अब हमारे सामने 2 चॉइस आती है कि अगर रिलेशन को सिमेट्रिक होना है तो ए कॉमा बी अगर आएगा तो बी कॉमा ए को भी आना है, ए कॉमा सी आएगा तो सी कॉमा ए को भी आना है, ए कॉमा डी को भी आना है। अगर आता है तो डी कॉमा ए भी आएगा, बी कॉमा सी आता है तो सी कॉमा बी आएगा। या तो दोनों आएंगे या तो दोनों नहीं आएंगे। तो हमारे पास अब क्या बचता है? तो हमारे पास ये टोटल 6 इंडिपेंडेंट पेयर्स है, सिमेट्रिक पेयर्स है। ठीक है, और हमारे पास 2 चॉइसेस है, या तो दोनों एक साथ आएंगे या दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो इस तरीके से कितने पेयर्स बन गए हमारे पास, कितने रिलेशंस आ गए? ये आ गए हमारे पास 2 टू द पावर 6। तो ये दे देगा हमको 64 आंसर में। यहां पर एक इसका सिंपल फॉर्मूला और भी है कि नंबर ऑफ रिलेशंस विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ये हो जाता है 2 टू द पावर n-1/2। इसको भी अगर हम लोग करके देखते हैं तो यहाँ पर 4 एलिमेंट दे रखे हैं, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3/2, ये 2 दे देगा, ये हो जाएगा टू द पावर 6 विच इज 64 इज द आंसर। देखिए, यहाँ पर हमें बस इतना समझ में आना था कि हमने रिफ्लेक्सिविटी की डेफिनेशन से क्या देखा और सिमेट्रिसिटी की डेफिनेशन से क्या देखा। अगर हमें ये क्लियर है तो ये सवाल उतना कठिन नहीं है। यहाँ पर इस चीज को हमें समझना था और इस पार्ट को हमें समझना था कि यहाँ पर हमें कितने इंडिपेंडेंट, या तो दोनों एक साथ आएंगे या दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो यही हमारी चॉइस हो गई, या तो दोनों एक साथ आएंगे या दोनों एक साथ नहीं आएंगे। दैट मीन्स देयर आर 2 चॉइसेस। और जो रिफ्लेक्सिविटी है उसमें तो एक ही चॉइस थी कि इनको आना ही आना है। तो इसलिए ये सवाल में 2 टू द पावर 6 हमने लिया। 2 इसलिए लिया क्योंकि 2 चॉइसेस है, और 6 इसलिए लिया बिकॉज 6 इंडिपेंडेंट सिमेट्रिक पेयर्स है हमारे पास। क्योंकि ये अगर है तो ये होगा ही होगा, ये है तो ये होगा ही होगा। तो इस प्रेमाइस पर हमने इस सवाल को आगे सॉल्व किया है। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो बहुत ही प्यारा सा एक सवाल है। If AIs are in GP and A1 plus A3 plus A5 is equal to 813/7 यानी 813/7 and A2, A3, A4 is equal to 64, फाइंड द वैल्यू ऑफ A3, A5, A7। आप लोगों ने इस सवाल को पहले से सॉल्व करके रखा होगा, ये मुझे पता है, पर आपको जानते हैं कि ये थोड़ा सा लेंथी है, तो इसीलिए वो जो छोटे सवाल दिए गए हैं वो वहां कंपनसेट करने के लिए थे। तो चलिए, इसको हम लोग देखते हैं कैसे इसको करना है। देखिए, हमारे पास क्या दे रखा है? हमें दे रखा है AI जीपी में है A1, A3, A5 का सम ये है और ये इसका प्रोडक्ट है। चलिए, हमें दे रखा है गिवन A1 इज द first term and let R be the common ratio। तो देखिए, A3 क्या हो जाएगा? A1 R स्क्वायर एंड A5 हो जाएगा हमारा A1 इंटू R टू द पावर 4। तो यानी A1 प्लस A3 प्लस A5 इज इक्वल टू 813/7 हो जाएगा। यानी A1 की जगह A1 आ जाएगा,
A3 की जगह आ जाएगा A1 आर स्क्वायर, A5 की जगह आ जाएगा A1 इंटू आर टू द पावर 4, 813/7। यहाँ से A1 कॉमन लिया, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 813/7। ये हमारे पास एक चीज आ जाती है, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 1 आ जाता है। अब हम इससे देखते हैं, इससे क्या डिराइव कर सकते हैं। A2, A3, A4 इज इक्वल टू 64। A2 को A1 इंटू आर लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A1 इंटू आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं A1 इंटू आर क्यूब इज इक्वल टू 64। A1 क्यूब आर की पावर 1, 2 एंड 3, ये मुझको आर की पावर 6 दे देगा 64। ये हो जाएगा A1 आर क्यूब, A1 आर स्क्वायर की क्यूब इज इक्वल टू 64 विच इज 4 का क्यूब है। दिस इंप्लाइज A1 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी A1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/r²। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 को रखते हैं 1 में, तो हमारे पास आ जाएगा 4/r², 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इज इक्वल टू 813/7। हमें निकालने के लिए क्या क्या आ गया है, A3 प्लस A5 प्लस A7 की वैल्यू क्या है। तो चलिए हम लोग A3 की वैल्यू क्या पता लिख सकते हैं, A1 आर स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं A1 आर टू द पावर 4, इसको लिख सकते हैं A1 आर टू द पावर 6। इसको लिखा जा सकता है A1 कॉमन लेने के बाद आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 प्लस आर टू द पावर 6। और भी किया जा सकता है, इसमें आर स्क्वायर अगर कॉमन लेने तो मिल जाएगा मुझे 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4। A1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, अच्छा देखिए एक चीज और है यहाँ पर, A1 की वैल्यू है 4/r स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आई है। चलिए अब देखते हैं इस पूरे की क्या वैल्यू है। यहाँ आर कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो हमारा 3 मिला था हमको, अगर गौर से देखें तो ये 3 ही तो है, तो यहाँ पर हो जाएगा 813/7 इंटू आर स्क्वायर। ये हो गई वैल्यू A3 प्लस A5 प्लस A7 की, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग वापस आते हैं ये देखने के लिए कि क्या किया जा सकता है इस इक्वेशन में, ठीक है। यहां पर 3 से क्या लिखा जा सकता है, ये दे देगा 4, 1/r² प्लस 1 प्लस r² इज इक्वल टू 813/7। यहां तक क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको लिखा जा सकता है, और 1/r² प्लस 1 प्लस r² इज इक्वल टू 813/7 इंटू 4 विच इज 813/28। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। इसको नेक्स्ट पेज में हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा r² प्लस 1 प्लस 1/r², 813/28 लेट अल्फा इज इक्वल टू r²। तो ये मुझको दे देगा अल्फा प्लस 1/अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 813/28, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस अल्फा प्लस 813 अल्फा by 28। This implies 28 alpha square plus 28 plus 28 alpha is equal to 813 alpha। This implies 28 अल्फा स्क्वायर जब इधर माइनस करेंगे तो ये हमको दे देगा -785 अल्फा प्लस 28। अगर गौर से देखें तो हमारे पास क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक आ गया अल्फा में। अगर 28 इंटू 28 करके देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 784, और यहाँ 785 दे रखा है। तो दिस इम्प्लाइज 28 अल्फा स्क्वायर माइनस 785 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 28 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 28 अल्फा अगर कॉमन लेते तो ये अल्फा माइनस 28 दे देगा, यहाँ से 1 अगर कॉमन लेते तो अल्फा माइनस 28 मिल जाएगा हमें, यानी अल्फा माइनस 28 एंड 28 अल्फा माइनस 1, ये दो वैल्यूज आ गए। दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 28 और अल्फा इज इक्वल टू 1/28। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा की वैल्यू 28 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अगर अल्फा की 28 है तो दिस मीन्स ये r² की वैल्यू है, तो यानी A3 प्लस A5 प्लस A7 जो हमारा आ गया था 813/7
इसकी जगह आ जाए इंटू आर स्क्वायर जो आया था इसकी जगह लिखा जा सकता 813 यानी 813/7 इंटू 28, दिस विल गिव मी 813 इंटू 4। अगर हम इसको करके देखते हैं, इसकी वैल्यू आ रही है 3252। तो क्या ये हमारे आंसर में कहीं दे रखा है? तो एक बार चेक कर लेते हैं। यस, 3252 हमारे ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंदी था, यहाँ पर बस हमें जीपी के फॉर्मूलाज की जरूरत थी, वो हमने कर लिया, तो हमारा ये सवाल आसानी से सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेकर आता है पिक्चर में। देखिए हमारे पास अगर ये दे रखा है तो एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 है, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चलिए ठीक है, तो ये हमारे पास क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, यहां पर दे रखा है x प्लस 1/x टू द पावर 4, अगले ब्रैकेट में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर उसकी पावर 4, तीसरे ब्रैकेट में दे रखा है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब उसकी पावर 4। फिर ये हम जाते हैं x टू द पावर 25 तक, उस ब्रैकेट में x टू द पावर 25 प्लस 1/x टू द पावर 25 दे रखा है, वहां भी पावर 4 दे रखी है। यानी हमारा जो nth टर्म हो जाएगा tn, वो हमारा क्या हो जाएगा xn x टू द पावर n प्लस 1/x टू द पावर n की पावर 4, क्योंकि ये पावर 4 जो है ये हर जगह सेम आती जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए हमें पता है कि जो ओमेगा है, ओमेगा की एक प्रॉपर्टी हमें पता है, वो है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ओमेगा स्क्वायर को हम पे हम ज्यादा नहीं करते, हमारे पास ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा क्यूब हमें 1 दे देता है। तो जब ओमेगा 4 आता है तो उसको हम लिख सकते हैं ओमेगा, ओमेगा 5 को लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा 6 को फिर से 1। यानी ये 3 की साइकिल्स में मूव करता है। तो यहां पर भी हमारे पास x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स टू द पावर 4 है, एक्स टू द पावर 5 है। तो एक बार करके देखते हैं कि क्या हमें मिलता है। तो चलिए हम लोग पहले लेते हैं, एक बार एक्स टू द पावर n ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे या तो वैल्यू ओमेगा होगी या ओमेगा स्क्वायर होगी। तो चलिए पहले हम लोग ओमेगा लेकर चलते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू, इसको पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर n। अगर इफ n इज इक्वल टू 3k यानी 3 का मल्टीपल है, तो ये मुझको दे देगा ओमेगा टू द पावर 3k which will give me omega cube to the power k which will give me 1 to the power k which will give me 1। ठीक है, और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर लेता हूं और उसको फिर से n की पावर पर लेता हूं, और अगर n यही है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 3k टू द पावर 3k, ओमेगा 3 2 बाहर आ गया, k के साथ इसको मैंने लिख दिया, ये दे देगा मुझे 1 टू द पावर 2k विच इज इक्वल टू 1। यानी जब भी हमारा n हमारा 3 का मल्टीपल होगा तो x टू द पावर n मुझको 1 दे देगा। सिमिलरली अगर x टू द पावर n है डिनोमिनेटर में, तो भी मुझे वो 1 दे देगा। तो यानी हमारे पास अब दो चीजें आ गई। अब हम इस सवाल को दो हिस्से में ब्रेक कर लेते हैं। जो 1 से 25 हम जा रहे हैं, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग मल्टीपल्स ऑफ 3 में एंड नॉन मल्टीपल्स ऑफ 3 में। यहां पर हमको मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या क्या होंगे? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा एंड 24 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास 8 मल्टीपल्स हैं यहाँ पे। इन पर टीएन का बिहेवियर कुछ होगा, और यहाँ पे जो नॉन मल्टीपल्स हैं 25 टर्म्स हैं, और 8 मल्टीपल्स ऑफ 3 है तो 17 हो जाएगा। 17 नॉन मल्टीपल्स ऑफ 3 हमारे पास आ जाएंगे, नॉन मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हमें देखना है कि इस पूरे सवाल में टीएन कैसा बिहेव करता है मल्टीपल ऑफ 3 पे, और कैसा बिहेव करता है नॉन मल्टीपल ऑफ 3 पे। पूरे सवाल की क्रक्स इसी चीज पर डिपेंड कर रही है। अब हम पहले इसको देखते हैं कि हमने किया हुआ है। ये देखिए, व्हेन
n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 यानी n इज इक्वल टू 3 के, तो tn हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन x टू द पावर n टू द पावर 4। ये मुझको 1 दे देगा, ये मुझको 1 दे देगा टू द पावर 4 यानी 1 प्लस 1 टू द पावर 4 यानी 2 टू द पावर 4 यानी 16। ये मुझको मिल जाएगा। और ये कितने एलिमेंट्स के साथ होगा? जब जब n हमारा 3 का मल्टीपल होगा, यानी टोटल ये कितनी बार होगा? 3 पे होगा, 6 पे होगा, 9 पे होगा, 12 पे होगा, 15 पे होगा, 18 पे होगा, 21 पे होगा, 24 पे होगा, यानी ये टोटल 8 टाइम्स ये बिहेवियर करेगा। यानी हमारा टोटल 8 इंटू 16 आ गया। ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए। ये हमको दे देगा 128। यानी वो सारे ब्रैकेट्स जहां पे n 3 का मल्टीपल है, वो मुझको हर एक ब्रैकेट 16 देगा और इस तरीके के 8 ब्रैकेट है, तो मुझको 128 हमको ये मिल जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं किसी और वैल्यू पे क्या आ रही है। चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 आता है यानी विच इज अ नॉन मल्टीपल, ठीक है, तो ये मुझको दे देगा x प्लस 1 बाई एक्स। अभी दो वैल्यूज हो सकती है। अगर x ओमेगा के बराबर होता है तो ये ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा देगा, यानी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 दे देगा। और हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये दे देगा मुझको माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा विच विल गिव मी माइनस 1। अगर ये x ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर विच विल गिव मी माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर विच विल गिव मी माइनस 1। तो यानी हमें दोनों केसेस में माइनस 1 वैल्यू मिल रही है इस पूरे की। अगर मैं n इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, मैं 2 पर भी बार करके देख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी दो वैल्यू लेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1 जब हमारा ओमेगा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये दे देगा मुझे ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर यानी माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर विच विल गिव मी माइनस 1। और दूसरी वैल्यू दे देगा मुझे x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये मुझको दे देगा ओमेगा टू द पावर 4 प्लस 1 upon omega to the power 4 which will give me omega plus 1 upon omega यानी omega square plus 1 upon omega यानी minus omega upon omega is equal to minus 1। यानी इस केस में भी हमको minus 1 ही मिल रहा है। ठीक है, तो यानी जब भी नॉन मल्टीपल ऑफ 3 आता है, नॉन मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, तब जो ब्रैकेट मुझको देगा वो मुझको देगा -1। तब tn की वैल्यू हो जाएगी -1 टू द पावर 4 यानी 1 आ जाएगी। इस तरीके के कितने ब्रैकेट हैं? टोटल 17 ब्रैकेट, तो 17 इंटू 1 मुझको 17 दे देगा। तो टोटल ब्रैकेट्स की सम क्या आ जाएगा? तो टोटल सम इज इक्वल टू 128 प्लस 17 विच इज 145। ये आंसर यानी 145 जो आंसर है, ये आप लोगों का पहले से आ चुका होगा। तो ये आज हम लोग 6 सवाल लेकर आए हैं आईआईटी के। हमने ये 6 सवाल देखे। हमें क्या पता लगता है आईआईटी क्या चीज चेक कर रहा है? हमारी आईआईटी हमारी चेक कर रहा है हमारे कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है, हम कितने तरीके से कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो बिना कॉन्सेप्ट के आया हो। मैथ्स में कोई ट्रिक नहीं होती है, मैथ्स में सिर्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आपको आईआईटी में कोई भी सवाल परेशान नहीं कर सकता है। कल हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, उसमें और अच्छे सवाल हैं जैसा हमारी टीम में हम लोगों ने बनाया हुआ है। हम पार्ट में इसलिए लेकर आ रहे हैं ताकि आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ सके। आंसर आप सबको पता है, ये मुझे पहले से पता है, क्योंकि पहले दिन ही बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आकर सॉल्यूशन इसका दे चुके हैं, लाइव सॉल्यूशंस दे चुके हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। बट हमने सोचा कि हम इसमें थोड़ा सा एक नॉच ऊपर जाकर स्लोली स्लोली सॉल्व करते हैं ताकि आपको उन कॉन्सेप्ट्स को भी समझा सकें जो इनकी अंडरलाइंग है, यानी जिनके बेसिस पर ये सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन वीडियो पार्ट 2 सेशन 1 का 21 जनवरी का 21 जनवरी का हम लोग कल लेकर आएंगे। टिल देन इट्स योर प्रोफेसर साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे, बाय बाय।